तो ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीवेज क्या होता है? ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, एक्सक्रीट ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रीट्स हैं, जिसको हम लोग मल मूत्र कहते हैं, उसको जो है कहाँ पर कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट कैसे किया था, कहाँ जाता है ये सारा पूरा जितना म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनमें जो है ये वेस्ट वाटर जो निकलता है उसमें होता क्या है। इसका मेजर पार्ट जो होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं। और माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं। तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है एसटीपी में। एसटीपी को आप लोग समझ लीजिए, एसटीपी वर्ड आपको जानना ज़रूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको ट्रीट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, हेट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं जो इसको लेस पॉल्यूटिंग बनाते हैं। अब ये एसटीपी में होता क्या, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ समझेंगे। ये प्रोसेस है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। उसमें दो प्रोसेस हैं, एक है फिल्ट्रेशन जिसमें उसको फिल्टर किया जाता है, और दूसरा है सेडिमेंटेशन, उसको बैठने दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल हैं वो उसमें पहले फिल्ट्रेशन के बाद बैठ जाते हैं नीचे, और जो उसका एफ्लुएंट होता है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसका। ये पहले हो गया फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट आप कहीं नोट कर सकते हैं इसको। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है फिजिकल है, फिजिकल। और ये क्या है, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये एफ्लुएंट्स जो यहाँ से आए थे, इन एफ्लुएंट्स को हम लोग लार्ज एरेशन टैंक्स में ले जाते हैं। यहाँ पंप की जाती है एयर इसमें, और एयर पंप करने के बाद फ्लॉक्स बनते हैं। माइक्रोब्स जो है वो फ्लॉक्स का रूप ले लेते हैं, जिसमें मैश बन जाती है, जाली बन जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। किससे बनता है? बैक्टीरिया से और फंगल फिलामेंट से। इनसे मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस मैश लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ये कंज्यूम कर लेता है। क्या कंज्यूम करता है? मेजर पार्ट ऑफ एफ्लुएंट्स ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को इसमें से निकालना था। दो पार्ट ही बताए थे आपको मेन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। तो ऑर्गेनिक मैटर को इसमें से मेजर पार्ट को ये कंज्यूम कर लेता है, ख़त्म कर देता है। और रिड्यूस क्या कर देता है, बीओडी को। ये बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये कम कर देता है। तो ये कम कर देता है तो पानी जो है वो लेस पॉल्यूटेंट हो जाता है। इसको फिर क्या करते हैं, जब बीओडी इसका कम हो जाता है तो इसको पास करते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में जाते हैं जहाँ इसका सेडिमेंटेशन होता है। फिर से ये बैठने दिया जाता है। इसके अंदर जो तत्व, जो पार्टिकल्स होंगे उनको बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एक स्लज तैयार होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है। और इसका थोड़ा पार्ट तो भेज दिया था, सम पार्ट जो है वो फिर लार्ज एरेशन टैंक्स में, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये इसका एक्टिवेटेड स्लज यहाँ भेज जाता है। दूसरा इसका क्या करते हैं, लार्ज टैंक्स में डाल देते हैं, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में इसको कहते हैं। ये लार्ज टैंक में इसको डाल दिया जाता है। अब इसके साथ एक पार्ट तो इसका, ये जो एक इसका आउटपुट क्या है, ये है एक्टिवेटेड स्लज। दूसरा आउटपुट है बायोगैस। इसका दूसरा आउटपुट है बायोगैस। उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोर्स ऑफ एनर्जी इनफ्लेमेबल गैसेज हैं। तो ये दूसरा इसका आउटपुट हो गया। तीसरा आउटपुट क्या है, एफ्लुएंट जो ट्रीटेड वाटर है ये इससे निकल के आता है, और जिसको हम लोग रिलीज करते हैं फिर कहाँ, नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर, टैंक्स वगैरह में इसको रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से इन माइक्रोब्स की शताब्दियों से, सैकड़ों सालों से इसको यूज किया जा रहा है, और इसका कोई अभी तक अल्टरनेटिव नहीं निकला है। में जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा वैसे वैसे बढ़ रहा है वेस्ट वाटर,
और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए उतने हिसाब से प्लांट्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब आवश्यकता है कि एसटीपी बढ़ाया जाए, एसटीपी का नंबर बढ़ाया जाए। तो बायो फर्टिलाइजर्स में क्या माइक्रोब्स का यूज़ है, उसमें एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स तो बहुत समय से चला आ रहा है। जो हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो एग्रीकल्चर का, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ चला आ रहा है। ये इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, इंसेक्ट्स और एनवायरनमेंट, सॉइल, सबको जो है बहुत इससे नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या रास्ता निकला, अब विचार किया जाने लगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होगी कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिसमें उन ऑर्गेनिज्म्स का प्रयोग किया जाता है जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करें, इंक्रीज करें, और साथ साथ प्रोडक्ट भी उसकी क्वालिटी दे, प्रोडक्ट भी जो हमको ऑर्गेनिक इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा होता है। इसीलिए कहा गया माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो माइक्रोब्स का यूज होगा इसमें, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस का यूज होगा। तो मेन सोर्स क्या है इसमें, बैक्टीरिया है, फंगी है और साइनोबैक्टीरिया है। तो अब पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। राइजोबियम बैक्टीरिया जो पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में और उनके नोड्यूल में होता है, जो क्या काम करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देता है। तो प्लांट उसको यूज करता है, तो इस तरह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है राइजोबियम। ये इस बैक्टीरिया आता है लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स की नोड्यूल्स में। दूसरा जो है एजो स्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में मिलते हैं और ये भी वही काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फ्री करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं फंगी के रूप में, फंगी के रूप में ये माइकोराइजा है। ये इसके जीनस ग्लोमस होता है, जो क्या करता है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और सॉइल से ये फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को पास कर देता है। दूसरा से हम लोग ये भी देख लें कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में साइनोबैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑस्लोटोरिया एक्सेट्रा काम करता है। अब हम देखते हैं अदर बेनिफिट्स क्या है हमारे इसके, ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, रूट बॉर्न पैथोजेंस को के लिए रेजिस्टेंस ये प्लांट्स में डेवलप कर देता है। टॉलरेंस हमारी प्लांट्स की बढ़ाता है। सैलिनिटी, जहाँ सैलाइन वाटर होता है, समुद्र के किनारे के प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे उनकी टॉलरेंस बढ़ा रहा प्लांट्स की। और उनको अगर सूखे के एरिया में, जैसे जो रेगिस्तान का एरिया होता है, वहाँ पे पानी कम होता है, तो वहाँ पर भी प्लांट की टॉलरेंस बढ़ाने के लिए काम करता है। और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में इसका यूज होता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर में ये जो टर्म है, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्म में ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो एनरिच करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड प्रोडक्ट। मेन सोर्स के बैक्टीरिया फंगी और साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम और एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया जो फ्री मिलते हैं सॉइल में। फंगी में माइकोराइजा, जीनस ग्लोमस एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम, ये फास्फोरस को ये एब्जॉर्ब करता है माइक्रो जीनस ग्लोमस में। तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया के जो फॉर्म आपको एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑस्ट्रोटोरिया बताया। ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो वो आप उनको मैसेज करके तो चलिए पूछ सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अब हम आते हैं, ये माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो ये एग्रीकल्चर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और इसमें बायो कंट्रोल क्या चीज़ है, बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। प्लांट डिजीज और पेस्ट्स को ख़त्म करने के लिए ये बायो मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब इसका कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करना गलत वर्ड है, कि कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब समझ लेते हैं हम लोग कैसे, कि बायोलॉजिकल फार्मिंग में इसका यूज होता है। बायो कंट्रोल मेजर्स क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं
जो हम लोग अभी तक की जो फार्मिंग हो रही थी उसमें डिपेंडेंस था हमारा काहे पे, टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हमारे एनवायरनमेंट का जो नेचुरल साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रहा था। वो टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उन सब में भी ये टॉक्सिन्स का इफेक्ट आता जा रहा था। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए। तो इसमें ये आज बायो कंट्रोल मेजर्स जो है बहुत काम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल फार्मिंग में क्या होता है कि प्रीडेटर्स और पेस्ट्स, इन दोनों के लाइफ साइकिल को, इनके पैटर्न ऑफ फीडिंग और हैबिटेट दे प्रेफर, इसकी स्टडी की जाती है। और इसकी स्टडी करके कि जिसकी हमको ज़रूरत है उसको हम जिस बचाए रखें, उसी को केवल ख़त्म किया जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल है बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। ये जो ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड्स को हम लोग देखें तो यूजफुल हैं इन गेटिंग रिड ऑफ मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज, और लेडी बर्ड जो है एफिड्स को ये ख़त्म करती हैं। तो ये इस तरीके से देखा गया कि बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग जो है वो कैसे काम कर सकती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल तो ये ध्यान दिया गया। फिर अब देखिए बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ये जो इसको भी क्या किया गया कि कैटरपिलर्स जो हैं वो हार्म करते हैं किसको, ब्रेसिकास एंड फ्रूट प्लांट जो हैं उनमें इंसेक्ट के जो लार्वा हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, पेड़ को रोग की तरह लग जाते हैं, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो वहाँ पे एक बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये जो बैक्टीरिया है, तो ये क्या करते हैं, ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। इसके ड्राइड स्पोर्स होते हैं, ये ड्राइड स्पोर्स मिल जाते हैं, इनको पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। जो लार्वा इसको इंजेस्ट कर लेता है, ईटन बाई इंसेक्ट लार्वा, और ये इंसेक्ट लार्वा जो क्या करता है उसमें उसके गट में जाके टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे लार्वा और कैटरपिलर ये दोनों मारे जाते हैं और दूसरे इंसेक्ट जो है वो बच जाते हैं। तो ये मेन बात है कि उनको बचाते हुए केवल उन्हीं को मारना जिनसे नुकसान हो रहा है, जिससे हमारी फसल को नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजिकल फार्मिंग में बायो कंट्रोल मेजर्स आप देख रहे हैं किस तरह इस्तेमाल किया गया, ड्राइड स्पोर्स को वाटर में मिलाकर ये इस्तेमाल किया गया, माइक्रोबियल एजेंट है ये। तो अब आते हैं दूसरा इसका क्या प्रयोग किया गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। ये लास्ट डिकेड में हुआ है 15-20 सालों में, कि साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया क्या, बीटा थ्यूरिनजेनेसिस जो है इसका टॉक्सिन ले लिया, इसका जीन्स को इसके प्लांट के जीन में इंट्रोड्यूस कर दिया। और तो प्लांट के जीन में इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हुआ, जो प्लांट नया बना, अब जो नया प्लांट बना वो क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। अब वो पहले से ही इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, उस पर कोई लार्वा काम नहीं करता। तो ये इसकी जो एग्जाम्पल है वो है बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन की आप जानते हैं, आप कई स्टेट्स में फसल जो है कॉटन की जो फसल, रुई की जो फसल हो रही है वो इसी से बनाई जा रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज है बायो कंट्रोल एजेंट्स का, ये आपने देखा। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में क्या है कि बायोगैस क्या चीज़ होती है पहले ये समझ लें। मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है जिसमें मेजर पार्ट जो होता है प्रीडोमिनेंटली ये मीथेन होता है। मीथेन गैस जो है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको मीथेनोजेंस भी कहते हैं, मीथेनोजेंस। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है मीथेनोबैक्टीरियम। और मीथेनोबैक्टीरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है ये चीज़ समझ लीजिए। कहाँ कहाँ, एनारोबिक स्लज, जो आप जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देख रहे थे तो उसमें एक पार्ट कहाँ जा रहा था, एनारोबिक स्लज में, और उसमें ये पाया जाता है, फाउंड आफ्टर सीवेज या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कह सकते हैं या आफ्टर ट्रीटमेंट कह सकते हैं, एनारोबिक स्लज में पाया जा रहा था पहला। दूसरा कहाँ पाया जाता है, ये र्यूमेन में। र्यूमेन कहाँ होती है, स्टमक का पार्ट होता है कैटल्स में, और उसमें ये र्यूमेन में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। और ये क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है। काहे का ब्रेक डाउन, सेल्यूलोज को, सेल्यूलोज को तोड़ने का काम करता है। इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन, कैटल न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी जगह जो मिलता है ये एक्सक्रीट्स में मिलता है, एक्सक्रीटा ऑफ कैटल में, जिसको हम लोग डंग कहते हैं। रिच इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया उसमें बहुत ज़्यादा होता है।
और इसी वजह से ये गोबर गैस बनती है, इसी बैक्टीरिया की वजह से। गोबर गैस से हम लोग बायोगैस भी कह सकते हैं। अब बायोगैस प्लांट क्या होता है वो यहाँ समझ लीजिए। इसमें एक टैंक होता है 10 से 15 फीट गहरा, 10 to 15 फीट डीप। बायो वेस्ट इसमें कलेक्ट किया जाता है और स्लरी मिक्स की जाती है उसमें, डंग की स्लरी पानी में मिक्स करके उसकी स्लरी बनाई जाती है और स्लरी जो है वो इसी टैंक के अंदर, ये टैंक आप यहाँ पे हमने चित्र बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर फिर क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, फ्लोटिंग कवर, ये फ्लोटिंग कवर होता है। फ्लोटिंग कवर के अंदर एक पाइप लगा होता है जिसके थ्रू ये जैसे जैसे गैस बनती जाती है ये पाइप ये ऊपर उठता जाता है। ये फ्लोटिंग कवर जो है, इसके अंदर डिब्बे के अंदर एक डिब्बा होता है और उसमें जो है पाइप लगा होता है। तो ये फ्लोटिंग कवर ऊपर उठता जाता है और उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो पाइप के थ्रू बाहर निकलती जाती है। इसमें स्लज डाला जाता है, स्लरी, और डंग और वाटर मिक्स करके डाला जाता है। तो दोनों चीज़ें होती है। बायो वेस्ट जो है उसको स्लज कहा जा रहा है। इसमें से स्लरी जो लास्ट में बच जाती है उस स्लरी को फिर फर्टिलाइज़र में यूज कर लिया जाता है और ऊपर जो गैसेज निकल रही हैं वो लाइट और कुकिंग में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं गैस इज प्रोड्यूस्ड इन टैंक ड्यू टू, क्यों बन रही है, माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये आप देख रहे हैं ये जो बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कह रहे थे, यही बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस होती है जिसको बायोगैस कहते हैं हम लोग। और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही डेवलप किया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये आप लोग नाम याद करिए, IARI और KVIC, और इनके द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। तो ये पूरा हो गया आपका, ये फर्टिलाइजर में यूज हो गया, इधर गैस में यूज हो गया इसका, और स्लरी का ये यूज हो गया आपका। तो ये पूरा हो गया में माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायो।